अच्छा ये बताओ एपीआई का कैसा है पूछना है। और आई थिंक हमने इस तरह से बना दिया था ना, तो आपको ये आइडिया है कि स्ट्रक्चर कैसा है ना। हाँ रिकॉर्डिंग। और एपीआई कहाँ है, किसी सर्वर पे है। एपीआई कहाँ है, सर्वर पे है। एपीआई को भी किसी लैंग्वेज में कोड की, जो एपीआई कंसेप्ट है इसको भी कैसे करते हैं डेवलपर, क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, एपीआई बनाते हैं और उसमें भी कोडिंग ही है और कुछ नहीं है। और अब रिक्वेस्ट पहले किसके पास जाती है, एपीआई के पास जाती है। फिर एपीआई उसको एपीआई भाई देखो, जब एपीआई हिट होगी तो एपीआई लिखा है, कोड लिखा है, तब वो कोड चलेगा और वो कोड जहां से भी जैसे जो डेटा उठाना है वो जाएगा, डेटाबेस से उठाएगा या डालेगा, है ना। और फिर वहां से जो रिस्पॉन्स होगा, देख रहे हो, जेसन में रिक्वेस्ट लेगा और जेसन में ही रिस्पॉन्स लेगा। जेसन में भी दे सकता है, एक्सएमएल में भी, जैसा एपीआई बनाने वालों ने बनाया, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई थी कल ना। फिर ये बताया था एपीआई का मतलब क्या है, मतलब फंक्शनैलिटी। मतलब देखो, फंक्शनैलिटी के लिए पहले भी कोड कर रहे थे, पहले भी तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था। तुम अब भी क्या है बनी हुई एप्लीकेशन में, क्या है, अच्छा एप्लीकेशन में जो फंक्शनैलिटी थी पहले भी कोडिंग से बनती थी, अब भी कोडिंग से बनती। बस अब उन फंक्शनैलिटीज के लिए एक क्या बना दी गई है, एपीआई बना दी गई है कि डायरेक्टली, जैसे देखो पहले क्या था, डायरेक्टली अगर आपको वो फंक्शनैलिटी एक्सेस करनी है तो डायरेक्टली आप एपीआई को हिट कर सकते हो। आप एपीआई को हिट करो, अपने आप को क्या होगा, एपीआई जैसे ही हिट करोगे अपने आप को क्या करेगा, वो मतलब हाँ एपीआई हिट करोगे, एपीआई उस रिक्वेस्ट को लेगा, ठीक है, और इसके बाद जाके अपना काम करेगा। इतना क्लियर था। और ये चीज थी, डेटा का लेन देन होगा। डेटा के लेन देन के लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट यूज करता है, जेसन, एक्सएमएल और ये इतने आसान होते हैं कि दुनिया की हर टेक्नोलॉजी, हर लैंग्वेज इनको क्या कर सकती है। एपीआई आने के ये चीज बहुत अच्छी हो गई, जानते हो क्या, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को डेटा लेना या देना। समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज समझो। नहीं, इसके पहले ये चैलेंज था, पहले ये चैलेंज था कि जैसे मेरी एक कंपनी है मान लो, तो और हमें सॉफ्टवेयर बनवाने हैं। जैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जब होती है, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब ऐसा होता है एक कंपनी में 70-80 सॉफ्टवेयर पे डेवलपमेंट हो रहा होता है। इतनी बड़ी वो कंपनी होती है, इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं और इतने तरह के उनके बिजनेस होते हैं, मैनेजमेंट होता है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनके यहाँ 80-80, 90-90 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपस में डेटा भी शेयर करते हैं। अब जैसे पहले हम एक कंपनी में थे गुड़गांव में, तो वहां उस टाइम पे उनके मतलब यहाँ पे वैसे वो यूएस की कंपनी थी, उनके पास थे सैकड़ों एप्लीकेशन जिन पे काम चल रहा था। लेकिन इंडिया में वहां पे काम होता था 35-40 पे, 40 ऐसे एप्लीकेशन थे जिन पे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा था। और ये जो सॉफ्टवेयर थे ये आपस में थे, तो उसी कंपनी क्या करती थी, कंपनी थी इसकी यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, अब तो नाम इसका बदल गया है, क्या ऑप्टम हो गया। ऑप्टम वो क्या है कि वो बेसिकली मेनली हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब हेल्थ केयर की जो चीजें होती हैं और इंश्योरेंस और इन्हीं चीजों में क्या करती थी, काम करती थी कि भाई आपको इंश्योर कराना है या जैसे तो इंश्योरेंस लेना है, क्या लेना है, इसी तरह से काम करती। तो बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है। तो उसके पास 50 सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कहीं ना मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस है यही भाई कि इंश्योरेंस का काम है इनका। ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल लोगों का भी इंश्योरेंस करते हैं और सीधे कंपनियों का इंश्योरेंस करते हैं। जैसे आपको अपनी, जैसे मेरी कंपनी 1000 एम्प्लॉई है, तो पता चला हमारे 1000 एम्प्लॉइज को यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसके लिए पैसा ले रहा है, उसके लिए पैसा ले रहा है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस जैसे इंडिया में होता है ना 3 लाख का, 5 लाख का, वैसे ही क्या कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है उनका मेन। लेकिन उनके पास 25-30 एप्लीकेशन, अकेले गुड़गांव में कम से कम 400 आदमी काम करते होंगे, 500-600 आदमी, 600-700 आदमी यहाँ काम कर रहे थे, बाकी यूएस में काम कर रहे थे, और 35-40 एप्लीकेशन। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीजें क्या जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं एक दूसरे से, मतलब ऐसा होगा कि एक सॉफ्टवेयर का डेटा दूसरे सॉफ्टवेयर में भी कई बार इस्तेमाल
ये सॉफ्टवेयर का डेटा वो सॉफ्टवेयर के को कैसे मिले, सवाल पैदा होता है ना, इस सॉफ्टवेयर का डेटा उस सॉफ्टवेयर को कैसे मिलेगा। अब यही क्या होता है, बंद करो यार, ठीक है, और तेज से खींचो, और तेज से खींचो, बस, समझ रहे हो। तो डेटा, तो उसके लिए भी क्या करेंगे डेवलपर्स, एक एपीआई बना देंगे, एक एपीआई बना देंगे, एक सॉफ्टवेयर से कहेंगे तुम रिक्वेस्ट भेजो, दूसरे से कहेंगे तुम क्या दो, रिस्पांस दो। वो रिक्वेस्ट देगा किसमें, जेसन में, वो दूसरा रिस्पांस देगा किसमें, जेसन में, और जेसन से डेटा रीड करके यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी एपीआई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा शेयर करने में बहुत सही चीज है। क्या दो एप्लीकेशंस आपस में क्या करेंगे अपनी, और होता भी क्या है बताओ, एक सॉफ्टवेयर से हम क्या मैनेज कर रहे हैं, डेटा ही तो मैनेज कर रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे जो हो, हर सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या, अरे यार तुम लोग पढ़ाने दोगे कि नहीं, आओ बैठो, लेकिन दो ठीक है। तो आगे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ या वहां बैठ जाओ, ठीक है। कोई और बचा हुआ आने वाला, है ना। तो यार टाइम से क्यों नहीं आते हो भाई, मजाक बना रखे हो यार, तो आ लो यार, हम आधे घंटे बाद आते हैं, आराम से सब लोग बैठ लो तब आते हैं। तो इसलिए जिसे कह रहे हैं ना कि एपीआई का बहुत यूज होता है सॉफ्टवेयर में, क्या होता है डेटा ही होता है, और एक दूसरे सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है डेटा, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से क्या चाहिए, उसे डेटा ही चाहिए, है ना। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। और तुमको एपीआई का बताया, जैसे एपीआई का एक यूज और समझो, एक यूज और देखो, जैसे एपीआई का, एक सेकंड को, एपीआई का एक बड़ा अच्छा यूज है। अच्छा हाँ, जैसे मेरे पास कोई क्या है, होटल की कोई क्या है, होटल भी दुनिया में लाखों है, ठीक है, और जैसे ये देख रहे हो दुनिया भर के होटल हैं, ठीक है, और होटल्स को बुकिंग कहाँ से मिलती है, होटल्स को बुकिंग जो मिलती है वो क्या, जैसे देखो अगोडा देता है दुनिया भर के है ना एप्लीकेशन, जैसे मेक माई ट्रिप देता है, यात्रा देता है, हम लोग वहां से बुकिंग करते हैं। लेकिन बुक तो क्या करते हैं, होटल कैसे बुकिंग करवाता है, होटल ऐसे करता है अक्सर, होटल अपना एप्लीकेशन, अपना एक सॉफ्टवेयर होटल का खुद बनवा लेगा, आओ मेरे पास क्या करो, चाहो तो डायरेक्ट बुकिंग करो, और इसके बाद मेरे यहाँ बुकिंग किससे कर सकते हो, तुम
किसी और से भी आके बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी और से भी बुकिंग क्या कर सकते हो, वो हेलमेट हटा के बैठ जाओ। किसी और से भी बुकिंग कर सकते हो, जैसे क्या कि मतलब चाहो तो उस एप्लीकेशन की, होटल के एप्लीकेशन की जो वो है साइट है, डायरेक्टली वहां से बुकिंग कर लो। और कई बार ऐसा होता है कि चाहो तो तुम कहां से कर सकते हो, दूसरे से भी क्या कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। अब बुकिंग तुम कहां से कर रहे हो, तुम बुकिंग कर रहे हो यात्रा से, लेकिन होटल बुक हो रहा है कहां से, या भाई होटल तो मेरा है, होटल के लिए हमने अपना एक एप्लीकेशन बनवा रहा है, लेकिन होटल तो मेनली कहां से बुक होगा, मेरे एप्लीकेशन से ना। लेकिन तुम डायरेक्ट नहीं आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, यात्रा के थ्रू आ रहे हो। अब मेरे में हमने क्या बना रखी है, मान लो एपीआई बना रखी है, हमने क्या बना रखी है, एक एपीआई बना रखी है। वो एपीआई बना रखी है, उस मतलब एपीआई में जैसे, अच्छा बताओ क्या जरूरत पड़ेगी उसको, यात्रा को, यात्रा जब भी मेरे यहाँ कोई बुकिंग करेगा, मेरे यहाँ जब भी कोई उसकी बुकिंग, जैसे मान लो तुमने कोई होटल गए, तुम यात्रा.com पे सर्च किए कि होटल्स इन दिल्ली, ठीक है, इस तरह से तुम क्या किए, सर्च किए, सर्च करने के बाद, ठीक है, सर्च करने के बाद फिर क्या किए तुम, मतलब तुम होटल क्या किए, सर्च किए कि होटल्स इन दिल्ली, और इसके बाद जब सर्च किए तो सर्च रिजल्ट में ढेर सारे क्या आए, होटल्स आए। उसमें एक तुम्हारा भी होटल मान लो है, जो एप्लीकेशन है होटल है, वो भी आया। अब होटल के सामने उसके कमरों की प्राइस लिखी हुई है कि नहीं, वो प्राइस कहाँ से आ रही, यात्रा तय नहीं कर रहा है, प्राइस तो मेरा होटल तय कर रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास कमरे हैं, तो मेरे पास क्या है, उन होटल की क्या है प्राइसिंग है, उन कमरों की क्या है प्राइसिंग है, कोई कमरा 1000 का है, कोई 2000 का है, कोई 5000 का है। प्लस इसके बाद मेरे रूम, यात्रा से कोई बुकिंग कर रहा है, बुकिंग कब होगी, जब मेरे यहाँ रूम खाली होगा ना, जब मेरे यहाँ रूम खाली होगा, तो अब उसको कैसे पता चलेगा यात्रा को कि इनके यहाँ रूम खाली है या नहीं। तो अब हमने अपने क्या रखा है, हमने अपना एक सॉफ्टवेयर बनवा रखा है, हमने अपने लिए क्या बनवा रखा है, एक वेब एप्लीकेशन बनवा रखा है, एक वहां पे मैनेजर बैठा रखा है होटल में, जो क्या करता है, अब बुकिंग का एक ऑप्शन ये है कि चाहो तो आप क्या करो, ऑनलाइन मेरे सॉफ्टवेयर से आके बुकिंग कर दो डायरेक्ट। जैसे मान लो मेरा होटल का नाम है XYZ, तो xyz.com पे आओ और वहां से डायरेक्ट होटल क्या कर दो, बुक कर लो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा है वहां से बुक मत करो, तुम सीधे होटल पहुंचो और फिर सीधे मैनेजर से क्या करो, बात करो। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है, अपना वो जो सॉफ्टवेयर है ओपन करेगा, उसको दिखेगा वहां पे उस एप्लीकेशन में, भाई वो भी क्या करेगा, ऐसे क्रोम खोलेगा, xyz.com खोलेगा, उसको दिखेगा कि भैया कितने रूम फुल हो चुके हैं और कितने रूम क्या खाली है। अगर रूम खाली होगा तो तुम्हारे लिए एक बुकिंग वहीं से कर देगा, कहेगा सर चाहिए। ठीक है, एक दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता ऐसा हो सकता है कि यात्रा से बुक, लेकिन यात्रा को कैसे पता चलेगा कि रूम, होटल में रूम खाली है या नहीं है, और ये कोई फिक्स तो नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है भाई। नंबर ऑफ रूम्स क्या होंगे, घटते बढ़ते रहेंगे ना, जैसे जैसे लोग बाहर जाते रहेंगे रूम बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग नए आते रहेंगे। और बुकिंग यात्रा भी से भी आ सकती है बुकिंग, और दूसरे मेक माई ट्रिप से भी आ सकती है बुकिंग। प्लस कहाँ से आ सकती है, हमारे मतलब मैनेजर वाला जो है रिसेप्शन पे बैठ के खुद कर सकता है ना, ये भी एक ऑप्शन है। और प्लस एक है कि xyz.com से भी कोई बंदा जाके बुकिंग कर सकता है। तो अब जानते हो, जो मेरा हमने xyz.com बनवाया है, उसी में अब उसमें एक फंक्शनलिटी है क्या, कि एक फंक्शनलिटी क्या कि होटल बुक करना। आप डिटेल डालो और बुक बटन पे क्या करो, क्लिक करो। लेकिन बुक बटन पे अगर क्लिक करोगे तो बुक तभी हो, वो जाके पहले डेटाबेस वो चेक करेगा कि क्या कोई रूम खाली है या नहीं। अगर रूम खाली होगा तो बुक करेगा, रूम नहीं खाली होगा तो मैसेज दे देगा कि रूम खाली नहीं। यही होगा ना, तो इसके लिए तो भाई लॉजिक लिखा है। अब जानते हो ये एक फंक्शनलिटी है कि नहीं, फंक्शनलिटी यही है ना कि भाई अगर खाली रहे तो बुक होगा, नहीं खाली रहे तो आ जाएगा क्या है कि भैया रूम खाली नहीं। तो ये फंक्शनलिटी है, ये फंक्शनलिटी पहले भी इसका वो हो रखा था। इस फंक्शनलिटी को उन लोगों ने वैसे भी क्या कर रखा था, इसका डेवलपमेंट कर रखा था। बस इसी को अगर ये बना देते किस फॉर्मेट में, इसके लिए बना देते क्या, एपीआई। इसके लिए बना देते क्या ये लोग, एपीआई। अब क्या बेनिफिट होता, अब बेनिफिट ये होता, अगर हम जैसे हम खुद भी बुक कर रहे हैं तो सीधे बुक नहीं हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है,
सीधे बुक नहीं हो रहा है, सबसे पहले एपीआई को कर रहा है। और हमने जो होटल की डिटेल डाली, जैसे हमने डाली कि हमें 5 लोग हैं, 2 रूम चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, ऐसा लिखा और क्या किया, बुक बटन पे क्या किया, क्लिक किया। तो इससे क्या होगी, ये जो डेटा उसमें डाला था उसका एक बनेगा जेसन अंदर ही अंदर, और वो जाएगा एपीआई को क्या करेगा, हिट करेगा। एपीआई कोड को कॉल करेगा, एपीआई करस्पॉन्डिंग जो कोड चल रहा है वो कोड चलेगा, वो कोड जाके देखेगा, अगर खाली है तो बुक करेगा, नहीं खाली है तो नहीं बुक करेगा। अगर एपीआई हमने बना दी, अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, यही एपीआई हमने पकड़ा दी किसको, यात्रा को। यही एपीआई पकड़ा दी किसको, हाँ मतलब मेक माई ट्रिप को, सबको। 10 लोग थे ना, 10 कंपनियां थी जो बुकिंग कर रही थी मेरे लिए, 10 के 10 को ये एपीआई पकड़ा दी और उनको बता दिया कि भैया ये एपीआई का एड्रेस है, और भाई आप रिक्वेस्ट हिट करोगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा। तो वहां से वो लोग भी जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो किसमें भेज रहे हैं, जेसन में एपीआई के पास आ रहा है। एपीआई जाके तुम्हारे होटल की डिटेल सब क्या करके चेक करके, जैसा भी है यात्रा के पास क्या भेज रिस्पॉन्स दे रहा है, यात्रा उस रिस्पॉन्स जेसन में से क्या कर रहा है, डेटा निकाल के और फिर डिस्प्ले कर दे रहा है। अगर डेटा ये आ रहा है रूम खाली है तो ये आ रही डिटेल जेसन में रिस्पॉन्स आ रहा है कि रूम खाली है, फलाना रूम है, फलाना रूम है। और अगर खाली नहीं है तो आ रहा है कि क्या है, कोई भी रूम खाली नहीं। तो एपीआई बनाने का बेनिफिट नहीं हुआ। ऐसे होता तो पता चला हम उनसे बात करते, यात्रा वालों से, है ना, यात्रा वालों से, इनसे, उनसे सबसे। अब हमने क्या कर दिया, एक उसी फंक्शनलिटी को एपीआई के फॉर्मेट में बनवा दिया है। तो बेनिफिट ये है कि उस फंक्शनलिटी को जिसे भी एक्सेस करना है सीधे एपीआई को कॉल करे। भाई आखिर यात्रा को क्या चाहिए, डेटा ही तो चाहिए, यही डिटेल तो चाहिए कि रूम खाली है कि नहीं खाली है, कितने खाली है, कितने नहीं खाली है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक रूम का तुम प्राइस चेक कर सकते हो कि नहीं, प्राइस चेक करते हो कि नहीं करते हो किसी रूम पे। भाई जाते हो, कभी प्राइस कुछ दिखाता है, कभी डिस्काउंट चलता है, कभी क्या होता है, प्राइस ज्यादा होता है, कभी क्या होता है, कमरे की प्राइस क्या होती है, कम होती है, तरह तरह की चीजें होती है कि नहीं। अब इसके लिए भी इन लोगों ने क्या बना रखा होगा, एपीआई, एक फंक्शनलिटी है ना प्राइस चेक करना। तो इसके लिए भी वही फंक्शनलिटी तो उनको डेवलप करनी ही थी, बस डेवलप की साथ उसको किस फॉर्मेट में बनाया, एपीआई के फॉर्मेट में। तो अब बेनिफिट क्या है, हम भाई जो सॉफ्टवेयर बनाए xyz.com खोल के भी हम प्राइस देख सकते हैं। और यात्रा वालों को क्या एक्सेस दे रखा है, एक एपीआई का एक्सेस दे रखा है जिसका नाम क्या है, प्राइस चेक है ना, प्राइस चेक। और वो उस एपीआई को क्या करते हैं, यात्रा वाले हिट करते हैं, और उनके पास यात्रा में क्या दिखता है, तुम्हारे होटल का दिखता है कि भाई कहां से उसको मिल रहा है। ये बड़ी कॉमन चीज। और एक चीज तुमको बताएं एपीआई का जैसे, अच्छा आज एक चीज और समझो सब लोग पहले, और जरूरी है तुमको अपने प्रोजेक्ट में दिखाना है, इसलिए समझो इस चीज को। सबसे पहले तुम जानते हो ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन उन एप्लीकेशन को कहते हैं जो ऑनलाइन कुछ क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, कोई भी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन चीजों को बेच रहा है। कॉमर्स का मतलब किससे है, बिजनेस से। ई का मतलब किससे है, इंटरनेट से। जो इंटरनेट के थ्रू क्या हो रहा है, कॉमर्स का मतलब क्या, बिजनेस, जहां पैसे का क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन। जहां कुछ तुम ऑनलाइन परचेज करते हो सर्विस, और सामान जहां से खरीदते हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ई कॉमर्स एप्लीकेशन। दुनिया में बहुत है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, ऐसे करके मिंत्रा है, ऐसे करके कितने हैं, हजारों जो कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, और ई कॉमर्स आपने देखे भी है, सबने देखा है ना। अब सवाल ये उठता है, हम लोग क्या करते हैं सामान खरीदने के बाद, सामान पहले सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, फिर ऑप्शन आता है किसका, पेमेंट का। अंतिम में तो हमें क्या करना होता है, पेमेंट। अब बताओ, हमने खोला, ध्यान से देखना, हमने खोला क्या, हमने खोला फ्लिपकार्ट, ठीक है, हमने क्या खोला, फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट पे किया क्या, कार्ड से या किसी चीज से किया क्या, पेमेंट। पैसा किसके पास गया, फ्लिपकार्ट के पास, बिल्कुल नहीं, फ्लिपकार्ट के पास वो पैसा नहीं जाता। तुमको लग रहा होगा जो सेलर है, सामान बेच रहा है, उसके पास गया, उसके पास भी पैसा नहीं गया। इस तरह से सिस्टम काम नहीं करता। अगर हम डायरेक्ट आदमी के पास पैसा जाने लगेगा तो पता चला क्या, लोग फर्जी साइटें बनाएंगे, फर्जी सामान दिखाएंगे, तुम पेमेंट किए और पेमेंट उनके कहाँ, उनके पास पहुंच गई। इसलिए इस तरह से सिस्टम काम नहीं करता पूरी दुनिया में। इसीलिए एक कंसेप्ट आया जिसे बोलते हैं क्या, पेमेंट गेटवे।
पेमेंट गेटवे। मतलब ये कहा गया कि डायरेक्ट जो वो है सॉफ्टवेयर वाला है उसके पास सामान का पैसा नहीं जाएगा। वो ठग भी तो हो सकता है, फर्जी साइट बनाया हो, लोग पेमेंट कर रहे हो, बाद में अपनी साइट उतार दे, पैसा सबका लेके क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो इसीलिए एक कंसेप्ट सोचा गया कि ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक अलग से कंपनी हो। और इन कंपनियों का काम क्या होगा कि जब तुम पेमेंट करोगे, ध्यान से समझना, जब तुम पेमेंट करोगे फ्लिपकार्ट पे जाके, तो पेमेंट फ्लिपकार्ट के पास नहीं जाएगी, पहले बीच में उस एक दूसरी कंपनी के पास जाएगी। दूसरी कंपनी, और वो पेमेंट कहाँ जाएगी, किसी दूसरी कंपनी के पेमेंट गेटवे पे जाएगी। इसमें बोलेंगे पेमेंट गेटवे। तो तुम फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करोगे, पहले जाएगा पेमेंट। अच्छा, पेमेंट गेटवे कौन कौन से हैं? दुनिया में बहुत हैं। जैसे एक पेयू है, एक रेजर पे है, और ऐसे ही और बहुत हैं। अभी सर्च मार दे, अगर हम इतना लिख दें बस। पेपैल भी है, ये इलन मस्क का था पेमेंट गेटवेज इन इंडिया। 50 होंगे। रेजर पे है, कैश फ्री है, पेयू है, फोन पे भी पेमेंट गेटवे की सर्विस देता है, और पेयू मनी है। मतलब ऐसे करके सीसी एवेन्यू है, एक ये भी है सीसी एवेन्यू। तो ये भी एक कंपनी है। तो तुम्हारा पैसा सीधे फ्लिपकार्ट के पास कभी नहीं जाता। तुम्हारा पैसा सीधा पहले कहाँ जाएगा? पेमेंट गेटवे जो सर्विस दे रहा है उसके पास। जब तुम मोबाइल खरीदते हो, पेमेंट करते हो, पैसा पहुंचता है पहले कहाँ? वो जो पेमेंट गेटवे की सर्विस दे रहा है। कौन दे रहा है? कोई भी दे सकता है, पेयू, जिससे सर्विस फ्लिपकार्ट ले रहा हो। ठीक है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो फ्लिपकार्ट है वो एक एक नहीं, उसका टाइप 3-3, 4-4 पेमेंट गेटवे से होता है। उसका जो टाइप है वो 2, 3, 4 पेमेंट है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, पेमेंट कहाँ जाएगी? पेमेंट गेटवे में। पेमेंट गेटवे उस पैसे को 2 दिन के लिए रोक, तीसरे दिन पैसा बाद पैसा किसके पास पहुंचेगा? फ्लिपकार्ट। तीसरे या अगर नई कंपनी है तुम्हारी, तुम पहले गए कि हमको बिजनेस करना है, हम बेच रहे हैं ऑनलाइन और हमें एक पेमेंट गेटवे दो, तो वो पहले जो पेयू है, पेयू आपको अपना प्लान समझाएगा, कहेगा भैया आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करोगे तो 10,000 रुपए इसकी फीस है। वो आप 10,000 रुपए दो, कंपनी के डॉक्यूमेंट ले आओ, मालिक के डॉक्यूमेंट ले आओ, सारा डॉक्यूमेंटेशन करो, जीएसटी नंबर सब कुछ ले आओ, तब तुम और 10,000 रुपए दो, तब हम तुमको अपने यहाँ क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। और इसके बाद अब तुम्हारी पेमेंट जो है मेरे यहाँ आएगी और हम तुमको देंगे। और इसमें भी हेलो हाँ हेलो हाँ बोल, हाँ तब दिखाई देना। अब क्लास में भैया हम आवते हैं, चलो हम भेज देते, चलो हम कह देते मुझे क्लास में खाली हो जाएगी, आ जाए अंदर तब तक ना। चलो हम फोन करो। हाँ, तो ये क्या है? तो अगर तुम नई कंपनी होगी तुम्हारी ना, तो तुमको तुरंत पैसा नहीं देगा। नई कंपनी होगी तुम्हारे साथ ऐसा पेमेंट गेटवे करेगा कि भैया जो पैसा मेरे पास आएगा 1 दिन बाद नहीं देंगे, कम से कम 3 दिन 4 दिन बाद हम तुमको पैसा देंगे। वो 3 दिन तक पेमेंट गेटवे अपने पास पैसा क्यों रोक रहा है? क्योंकि कस्टमर पेमेंट कर रहा है कार्ड से या चाहे जैसे पेमेंट कौन कर रहा है, 3 दिन पैसा उसके पास है, तो 3 दिन एक तरह से पैसा क्या है, थोड़ा सेफ है। अगर तुम्हें कोई फर्जीवाड़ा लगा कस्टमर को, तो कस्टमर फोन कर सकता है। कस्टमर किसे फोन करेगा? कस्टमर को पता भी नहीं कौन पेमेंट गेटवे है कौन नहीं है। कस्टमर सीधा फोन करेगा, अगर उसने पेमेंट किया आईसीआईसीआई बैंक से, तो सीधे फोन करेगा कहाँ? आईसीआईसीआई बैंक की, हमने पेमेंट किया और मेरे साथ गलत हुआ है, वो जो सामान देने की बात कर रहे थे वो सामान नहीं दे रहे हैं, या जो भी है फर्जी है वो करना है। तो आईसीआईसीआई को तो पता है कि जो ये पेमेंट गई किस पेमेंट गेटवे पे गई, तो आईसीआईसीआई कांटेक्ट करेगा फिर किससे? मेरे कस्टमर के साथ क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। ठीक है। तो फिर जो इसके बाद मेरी वो जो होगा, तो वो इससे बोलेगा कंपनी से जो सामान दे रहा है, भाई तुम क्यों फ्रॉड कर रहे हो? तो ये होता है कंपनी बोले नहीं सर सही दे रहा है, वो बकवास ही कर रहा है ये।
है ना। अगर तुम्हारे खिलाफ ज्यादा शिकायतें पड़ी तो पेमेंट गेटवे पे ज्यादा वो शिकायतें जाएंगी, तो तुम्हारा वो पैसा ब्लॉक भी कर सकता है। वो पैसा तुम्हारा क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि तुम फ्रॉड कर रहे हो। क्या कर भैया तुमको हम जो पेमेंट आई है हम अभी भेजेंगे नहीं, हम पेमेंट तो अपने पास भी नहीं रखेंगे, हम पेमेंट किसको वापस कर देंगे, कस्टमर्स को वापस कर देंगे। और अच्छा लेकिन तुम्हारी कंपनी जेन्युइन है, तो शुरू में क्या हुआ, 3 दिन में पेमेंट आई, तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे तुम्हारी जो पेमेंट आने की साइकिल है वो क्या हो जाएगी, अच्छी होती जाएगी। पहले 3 दिन पे आ रही थी, 2 दिन में आएगी, 1 दिन में आएगी, सेम डे भी आ सकती है, क्योंकि तुम्हारा इतना भरोसा है कि तुम कोई फर्जी फ्रॉड नहीं कर रहे। तो ये पेमेंट गेटवे याद रखो, सारी पेमेंट गेटवे पे जाती है, गेटवे से फिर फ्लिपकार्ट के पास पहुंचती है, फ्लिपकार्ट फिर उसे सेलर को देता है। भाई सामान तो सेलर बेच रहा है ना, फिर वो सेलर को अपना कमीशन काट के पैसा फ्लिपकार्ट देता। तो यहाँ एक मेजर रोल किसका है, पेमेंट गेटवे का। इन्हीं काम है तुमसे पेमेंट लेना। अब इन्होंने, अच्छा अब ये बताओ, ये पेमेंट गेटवे है ना, ये लोग किससे पेमेंट लेते हैं, कोई भी कार्ड लो, चाहे ICICI का हो, चाहे HDFC का हो, चाहे जो। अब ये बताओ, अच्छा मान लो दुनिया में कितने ई-कॉमर्स हैं, बहुत सारे, हजारों हैं, लाखों हैं, जो ऑनलाइन क्या करना चाहते हैं, पेमेंट चेक करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो वो जानते हो क्या करेंगे, पेयू से बात करेंगे। इससे बात करेंगे, पेयू या रेजर पे, पेपाल या CC एवेन्यू, इनसे क्या करेंगे, बात करेंगे, और वो कहेंगे हम तुमको पेमेंट गेटवे की सर्विस दे रहे हैं। सर्विस के नाम पे वो क्या देंगे तुमको, बस अपनी API। पेमेंट के लिए उन्होंने क्या बना रखी है, एक API बना रखी है, वही API तुमको क्या करेंगे, उसी का एक्सेस तुमको दे दो। और तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं करेंगे, उनके जो हजारों कस्टमर्स हैं, उनके एक बार API ये बना रखी है कि भाई पेमेंट लेने, और उसी API को वो क्या करेंगे, अपने हजारों कस्टमर्स को क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ये API ये है भाई, उन्होंने भाई ये फंक्शनलिटी है कि नहीं पेयू की पेमेंट लेना, तो वो फंक्शनलिटी काम कर। अच्छा पेमेंट लेने का मतलब क्या है, पेमेंट भाई पेमेंट लेने में बड़ी गणित है ना भाई, पेमेंट उतना ही होगा जितना तुम्हारे कार्ड में क्या होगा, बैलेंस होगा। पता तो ऐसा तो नहीं 500 पेमेंट करने के बाद तुम्हारे कार्ड में 500 का बैलेंस नहीं है तो होगा, फोन पे होगा, नहीं होगा ना, तब उससे भाई कम पेमेंट बैलेंस है तो नहीं होगा, ठीक है ज्यादा है तो होगा, कई कंडीशंस है ना। ये फंक्शनलिटी भी तो डेवलपर्स ने बनाई है। किसके डेवलपर ने ये फंक्शनलिटी बनाई है, पेयू के। पेयू ही तो पेमेंट ले रहा है ना, तो पेयू का भी अपना सॉफ्टवेयर है, और पेयू ने क्या कर रखा है, उसने ये फंक्शनलिटी बना रखी है कि कैसे पेमेंट लेनी है और कैसे पेमेंट नहीं। अब उन्होंने बना रखा है किस फॉर्मेट में, API के, और उसी API को सबको क्या कर रखा है, बांट रखा है। ये भी API का एग्जांपल, एक API का एग्जांपल और तुम यूज करते हो। तुम लोग कई बार लॉगिन करने कहीं जाते हो तो गूगल लॉगिन रहता है ना, सीधे गूगल लॉगिन करो और लॉगिन हो जाओ। तो उसके लिए क्या हुआ है, उसके लिए भी अगर हम अपने एप्लीकेशन में, अपने सॉफ्टवेयर में गूगल लॉगिन की फंक्शनलिटी चाहते हैं, तो हम किससे बात करेंगे, गूगल से। गूगल हमें अपनी API का क्या देगा, एक्सेस। अब इसके बाद जब कोई भी बंदा यहाँ से लॉगिन करेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, हिट होगी किसकी, API, गूगल की। और तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड कहाँ चेक होगा, गूगल पे। और फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा, और तुमको क्या करेगा, वहां से रिस्पॉन्स किसके पास आएगा, तुम्हारे सॉफ्टवेयर के पास। तुम्हारा सॉफ्टवेयर देखेगा कि जीमेल से सही रिस्पॉन्स आया, मतलब इसका यूजर नेम पासवर्ड जीमेल वाला क्या है, सही है, तो तुमको सीधे अपने होम पेज पे उतार देगा। ऐसा बहुत जगह है ना यार, पोस्टमैन पे कल दिखा रहे थे, तो वहां था ना गूगल लॉगिन का कंसेप्ट। लॉगिन तो पोस्टमैन में हो रहे थे, लेकिन हो किस क्या रहे हो, गूगल लॉगिन। तुम्हारे यूजर नेम पासवर्ड जीमेल वाले कहाँ हैं, उसके पास थोड़े, पोस्टमैन के पास। किसके पास पड़े हैं, गूगल के पास पड़े हैं ना। गूगल ने अपनी API तुमको दे दी। अब गूगल ने क्या किया है, API बना रखी है, और दुनिया में इस समय हजारों लाखों ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो गूगल लॉगिन से ही तुमको डायरेक्ट लॉगिन करवा दें। इससे कस्टमर को थोड़ा आराम रहता है ना, पता चला 50 एप्लीकेशन, 50 का URL और यूजर नेम याद रखना, पासवर्ड याद रखना, क्या काम है, मुश्किल काम है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है, API। गूगल लॉगिन के लिए भी उन्होंने, गूगल वालों ने क्या बना रखी है, API। और जो
चाहता है ये फंक्शनलिटी, उसको एपीआई एक्सेस करवाते हैं। हो सकता है गूगल इसके लिए चार्ज करता हो, या हो सकता है गूगल ने इसको क्या कर रखा हो, फ्री भी कर रखा हो। क्लियर है? ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? एपीआई। एपीआई में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो डेटा है वो किसी एक फॉर्मेट में है, जेसन या वो। अब और कल ये भी बता दिया था आप लोगों को ना, एक इसका आइडिया दिया था, और ये याद रखना क्योंकि सभी लोग ई कॉमर्स दिखाने वाले, उस कंसेप्ट को भूलना मत। अब इसके बारे में एक क्लास और लेके बताएंगे इसके बारे में कि आखिर तुमसे पूछेगा टेस्टिंग कैसे करते हो, तो सच का थोड़ी देर पेमेंट कर देंगे, सच का पेमेंट नहीं कर देंगे ना यार। इसके लिए अब सोचो पेमेंट हम कैसे, मान लो टेस्टिंग करनी है, मेरा एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो हम पेमेंट की टेस्टिंग कैसे करेंगे भाई? सच का थोड़ी पेमेंट कर देंगे ना। कैसा डिलीवरी, कैसे सिर्फ कैसा डिलीवरी से काम तो नहीं चलेगा यार। पेमेंट हो रही है कि नहीं हमें कंफर्म करना होगा ना टेस्टिंग सर्वर पे। भाई पहले हम टेस्टिंग सर्वर पे टेस्टिंग कर लेते हैं, इसी के बाद कहाँ भेजते हैं? प्रोडक्शन पे। और प्रोडक्शन पे होगा तो दुनिया यूज करेगी, दुनिया उसमें क्या करेगी? पेमेंट करेगी। लेकिन पहले हमें चेक करना होगा ना कि भैया पेमेंट हो रही है या नहीं, जो पेमेंट है वो रेजर पे तक पहुंच रही है या नहीं, या पेयू तक पहुंच रही है कि नहीं। इसकी टेस्टिंग कैसे होगी? तो प्रोडक्शन पे करोगे तब तो असली सब कुछ चाहिए। पहली बात तो प्रोडक्शन पे हम लोग टेस्टिंग करते नहीं, तो जानते हो क्या होगा? पेयू है, रेजर पे है, ये लोग अपनी टेस्टिंग की एपीआई प्रोवाइड करते हैं। एपीआई अपनी पेमेंट की एपीआई टेस्टिंग के लिए डमी एपीआई प्रोवाइड करते हैं, और कहते हैं जब पेमेंट की टेस्टिंग करनी हो तुमको, टेस्टिंग सर्वर है तो हमारी डमी वाली एपीआई का यूज करना, और जब एक्चुअल में करना हो तो कौन सा यूज करना? ओरिजिनल वाला यूज करना। तो टेस्टिंग सर्वर पे जो डेवलपर होगा, टेस्टिंग सर्वर पे वो एपीआई कौन सी लगाएगा? डमी वाली। और प्रोडक्शन सर्वर पे कौन सी लगाएगा? और एक्चुअल वाली। तो हमारी पेमेंट जाएगी कहाँ? डमी वाले पे। और हमको पेयू ही हमको क्या दे देगा? पेयू हमको दे देगा कुछ, जैसे कार्ड नंबर कहेगा ये लो कार्ड नंबर 1 है, और कार्ड नंबर कुछ ऐसे ही दे देगा 12/8 कह देगा। 12/8 ये आपका क्या रहेगा? कार्ड नंबर 1 2 3 है आपकी क्या सीवीवी, और कुछ भी एक दे देगा, ये है आपकी क्या एक्सपायरी। जब वो एक्सपायरी लेके डमी वाले वो टेस्टिंग सर्वर पे जब तुम पेमेंट करोगे तो वो डमी वाली एपीआई क्या होगी? हिट होगी। और डमी वाली एपीआई में लिखा है कि कार्ड नंबर अगर ये आए क्या रहे 1 2 3 रहे, एक्सपायरी ये रहे, तो ये पेमेंट ले लेगा। वो पेमेंट लेगा कहाँ? पेयू में ही जाएगा, लेकिन कहाँ? डमी डेटाबेस में। ये हमें टेस्टिंग करके देखनी है ना, और हम देखेंगे वहां सब कुछ सही है तो फिर डेवलपर समझ जाएगा सब कुछ क्या है, पेमेंट सब अच्छे से पहुंच रही है। बाद में कहाँ ले जाएगा वो? प्रोडक्शन पे। जब प्रोडक्शन पे ले जाएगा तो वो क्या लगाएगा? एक्चुअल वाली लगाएगा। ये याद रखना, ये इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे कि पेमेंट पूरा खींच दो। ये तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि पेमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो तुमसे पूछेंगे कि पेमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हो, तो तुम बताना क्या कि भाई हम लोग क्या यूज कर, कुछ भी बताना, कर देना कि रेजर पे या कोई भी ये पेमेंट गेटवे है, उन लोगों ने पेमेंट के लिए क्या है एक डमी जो है एपीआई दे रखी है, उसी का हम यूज करते हैं जी पेमेंट के टेस्टिंग सर्वर के जरिए। और उसके लिए हाँ कौन देगा? वही पेयू देगा। पेयू जान रहा है मेरे यहाँ कोई सॉफ्टवेयर से पेमेंट आएगी तो वो बंदा टेस्टिंग भी तो करेगा, वो सॉफ्टवेयर जो बनवा रहा है, तो टेस्टिंग कहाँ करेगा? क्या रियल में करेगा? रियल वाले के लिए तो असली पैसा लगेगा, और उसको तो पेमेंट ढेर सारा क्या करना है, ढेर सारी चीजें परचेज करके पेमेंट करके देखना है कि सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कार्ड से पेमेंट हो रहा है कि नहीं, मोबाइल से पेमेंट हो रहा है कि नहीं, कार्ड में भी दुनिया भर के कार्ड, वीजा है, मास्ट्रो है, मास्टर है, तो सबसे पेमेंट हो रहा है कि सारी टेस्टिंग होती है ना यार, अदरवाइज कंपनी को लॉस होगा ना अगर टेस्ट नहीं किया और प्रोडक्शन पे दिक्कत आने लगी तो जिस पेमेंट गेटवे की तुम सर्विस ले रहे होगे वो आपको अपना ओरिजिनल भी देगा और पेमेंट गेटवे की एक डमी एपीआई भी आपको देगा।
ठीक है, जहां से जो पेमेंट होगी, डमी भी बोल सकते हो, फेक भी बोल सकते हो। जैसे कि जो कहाँ होगी, उसी फेक वाली एपीआई के थ्रू होगी तो फेक वाले डेटाबेस में जाएगी। मतलब हम लोग देख लेंगे टेस्टिंग करके सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। जब हमको कंफर्म हो जाएंगे तब फिर उसी को कहाँ ले जाएगा, प्रोडक्शन पे लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। ये अलग डेटाबेस में चीजें डालेगा, ये अलग डेटाबेस में डालेगा। ओरिजिनल टेस्टिंग कैसे करोगे बताओ? उसके लिए तुम्हें असली पेमेंट करनी पड़ेगी ना। टेस्टर अपना थोड़ी ना आप पेमेंट, क्यों टेस्टर पेमेंट करेगा? ओरिजिनल देखो, एक चीज याद रखो, टेस्टिंग ओरिजिनल पे होती भी नहीं है। ओरिजिनल का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ना। प्रोडक्शन सर्वर पे टेस्टिंग नहीं होती है। टेस्टिंग कहाँ होगी? डेव सर्वर पे होगी, क्यूए सर्वर पे। और जब सब जगह हो जाएगी तो डाल दिया जाएगा कहाँ? प्रोडक्शन पे। और प्रोडक्शन पे टेस्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? प्रोडक्शन पे टेस्टिंग होने का करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो रियल डेटा, रियल वो है भाई, देखो उसी पे रियल कस्टमर भी सामान ले रहा है, उसी पे तुम्हारा कौन वाला है, डमी वाला भी है, तो परेशान हो जाएगा ना यार। मान लो कोई होटल का एप्लीकेशन हो, है तुम तो बताओ, पहली बात तो कैसे करोगे? अपनी जेब से टेस्टर तो देगा नहीं पैसे। और दूसरी चीज ये बताओ, जैसे मेरा सीआरएम है, प्रोडक्शन पे तुम लोग, अब लोग असली यूज कर रहे हैं ना, अब प्रोडक्शन पे हम टेस्टिंग करें तो हम भी अकाउंट बनाए, लेकिन हम जो अकाउंट बनाएंगे कैसा बनाएंगे? फेक बनाएंगे ना, बस टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो कस्टमर, जो इंप्लॉय बना रहा है अकाउंट उसी पे प्रोडक्शन पे, वो तो क्या बना रहा है? ओरिजिनल। बाद में डेटाबेस में दोनों आ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन ओरिजिनल है और कौन क्या है, डुप्लीकेट है। पता चला कंपनी वाले उस फेक वाले को भी नंबर पे फोन करके पूछ रहे हैं क्या भैया आपका अकाउंट बन गया, आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब नहीं हुआ ना। इसलिए ये दिमाग में रखो, प्रोडक्शन पे टेस्टिंग नहीं होती। इसीलिए टेस्टिंग के लिए 3 सर्वर है, 4 सर्वर ना, कि भैया इन पे टेस्टिंग करके श्योर। तुमसे इंटरव्यू पूछेंगे, ये सवाल पूछते हैं भाई ये स्पेशली कि क्या प्रोडक्शन पे टेस्टिंग करते हो? तो कहना भैया प्रोडक्शन पे टेस्टिंग नहीं करते। और सुनो बल्ले, नहीं करते का मतलब कह दो, प्रोडक्शन पे हम लोग डिटेल में टेस्टिंग नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत टेस्टिंग करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि हम कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कुछ क्रिएट हो। जैसे ये वी टाइगर सीआरएम है, इस पे टेस्टिंग करनी है प्रोडक्शन पे हमें, तो हम अकाउंट बनाने की टेस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये दिक्कत पैदा कर सकता है। लेकिन हाँ, अकाउंट चेक करना ये हम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हम ये चेक मतलब हम ऐसी टेस्टिंग करेंगे, ऐसी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं जिससे कोई नया डेटा क्रिएट ना हो रहा हो। और जिस चीज से नया डेटा क्रिएट हो रहा हो वो फंक्शनलिटी कभी भी हम प्रोडक्शन पे परफॉर्म टेस्टिंग के लिए नहीं करेंगे। टेस्टिंग बल्कि तो बोलो ही कि टेस्टिंग हम प्रोडक्शन पे नहीं करते। जब चीज प्रोडक्शन डिप्लॉय हो जाती है तो हम चला के क्या करते हैं, ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और उसमें भी ये ध्यान रखते हैं कि कोई डेटा क्रिएट ना हो, क्योंकि नहीं तो वो टेस्टिंग वाला डेटा ओरिजिनल डेटा के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना। तो ये कस्टमर को जो वो है, जिसने जो तुमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, वो बेचारा क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा ना। तो सोचेगा ये भी मेरा कस्टमर है, उसको फोन करेगा, उसके पीछे मेहनत करेगा, बात पता चलेगा ये तो कस्टमर था ही। तो क्या था, टेस्टिंग के लिए ऐसे ही लोगों ने मजे लेने के लिए बनाया था। इसलिए याद रख लेना, प्रोडक्शन पे टेस्टिंग हम नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो बहुत थोड़ा करते हैं, और वो भी इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई नया डेटा क्रिएट ना हो। हाँ नहीं, प्रोडक्शन पे बग आ गया, तुमको थोड़ी बग आया, वो प्रोडक्शन बग आने का क्या मतलब है, टेस्टर थोड़ी ढूंढा वो, ना यूनिटी ने भैया कस्टमर को डायरेक्ट पर डिफेक्ट मिला है, वो मतलब दुनिया वाले यूज, तो वो भी तो शिकायत करेंगे ना सॉफ्टवेयर वाले से कि भैया तुम्हारा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ये ऐसे कर रहा है, तो मतलब कुछ गलत कर रहा है। तो फिर तुम बोलोगे उससे, तब कंपनी को पता चलेगा हमारी ये फंक्शनलिटी प्रोडक्शन पे नहीं चल रही। तो अब पता चलेगा किसको, टेस्टर को।
अब टेस्टर को भी क्या करना है, टेस्ट करना है। तो टेस्टर भी क्या करेगा, पहले तो ये चेक करेगा कि क्या ये फंक्शनैलिटी इससे पहले यूएटी सर्वर पे काम कर रही थी कि नहीं, टेस्टिंग सर्वर पे काम कर रही थी कि नहीं। और अगर मान लो टेस्टिंग सर्वर पे काम नहीं कर रही थी तो गलती किसकी, टेस्टर की। टेस्टर ढंग से टेस्ट नहीं किया और दे दिया आगे, और आगे प्रोडक्शन पे वो डिफेक्ट आए। तो प्रोडक्शन पे जो डिफेक्ट आते हैं जनरली उन्हें टेस्टर नहीं ढूंढता, वो सीधे उनका एनकाउंटर कौन करता है, कस्टमर, यूजर, वो ढूंढता है। ठीक है, वो ढूंढता क्या, वो काम कर रहा होता है, उसको मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई थी, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। और एक चीज आपको सबसे बड़ी एक समझनी होगी कि कितनी भाई रिक्वेस्ट कैसे बनती है फंक्शनैलिटीज के लिए, बताए थे कल ना। जैसे क्या है, एक एप्लीकेशन ऐसे 500 फंक्शनैलिटी है। अब हो सकता है डेवलपर ने क्या किया हो, 350 फंक्शनैलिटी के लिए क्या बनाई हो, एपीआई। तो उस वहां पे उसने क्या बनाई होगी, 350 रिक्वेस्ट बनाई। कितनी, 350 रिक्वेस्ट। और 350 अलग अलग रिक्वेस्ट है, उनका अलग अलग क्या होगा, रिस्पॉन्स है। क्या कौन से, जो 150 है, हो सकता है उन फंक्शनैलिटीज के लिए उसने एपीआई नहीं बनाई, डायरेक्ट ही सर्वर से हिट करके उसको यूज कर। लेकिन ये मान के चलो, और जैसे एपीआई कल एक चीज ये भी बताई थी ना, फंक्शन जैसे दिखाया था ना कि भैया इसमें जैसे देखो क्या है, वी टाइगर में ही क्या है, सर्च की फंक्शनैलिटी है कि नहीं है। तो सर्च के लिए उन्होंने क्या बनाई होगी, एक एपीआई। तुम्हें लगता है ना कि तुम सर्च कर रहे हो, यहाँ पे ये डाल रहे हो और ये डाल के, और सर्च नाउ पे क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो। जब सर्च नाउ पे क्लिक कर रहे हो तो अंदर ही अंदर ये लोग एक जेसन बना के जिसमें ये 2 डेटा भेज रहे हैं, सर्च फॉर इन अकाउंट नंबर। और फिर ये इसके लिए एक एपीआई हिट हो रही है जो सर्च के लिए बनाई गई है, उसका काम है इस डेटा को लेना और इसके बाद एपीआई के लिए जो कोड लिखा है उसको चलाना। वो जाके डेटाबेस में चीज को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद जो मिलेगा उसको भी किसमें देगा, जेसन में देगा। और फिर जेसन से उसको एचटीएमएल में मिला के यहाँ इस तरह से शो होगा। अब बेनिफिट ये है कि चाहो तो यूआई से भी हिट कर सकते हो और चाहो तो एपीआई को डायरेक्ट भी हिट। लेकिन उसके लिए कल बताया था ना क्या चाहिए होगा आपको। हाँ बिल्कुल, एक एपीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूआरएल। एपीआई का यूआरएल प्लस इसके बाद क्या, मेथड, और प्लस अगर आपकी एपीआई क्या है, सिक्योर्ड है, तो यूजर नेम और पासवर्ड। कहीं सर्वर पे है तो सर्वर पे कोई भी चीज होती है तो उसका क्या होता है, यूआरएल होता है ना। एप्लीकेशन में जो भी पेज होते हैं सबका क्या होता है, यूआरएल होता है। वैसे ही एपीआई का भी क्या होता है, यूआरएल होता है। और एपीआई के साथ क्या होता है, मेथड होता है। मेथड तुमको बताए गए हैं, ये 5 तरह के मेथड हैं। और क्या बताए थे, जब एपीआई हिट करोगे या तो रिक्वेस्ट पूरी होगी, रिक्वेस्ट रिस्पांस सही से होगा, या तो नहीं होगा। अगर होगा तो 200 वाली सीरीज और चीज बताई थी क्या, रिस्पांस कोड। रिस्पांस तो आता ही है और साथ में क्या आ जाता है, रिस्पांस कोड भी आ जाता है। रिस्पांस कोड देखते ही हमें तो पता चल जाता है कि ये एपीआई हिट, जो एपीआई हिट हुई, ये जैसे 200 वाली सीरीज आई रिस्पांस कोड पे तो समझ गए क्या, सक्सेसफुल है। 400 वाली आई तो क्या है, दिक्कत है, कहां से, क्लाइंट साइड से। 500 वाले आ रही है तो क्या है, दिक्कत है, कहां से, सर्वर साइड से, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, टेस्टिंग जब करते हैं एपीआई की, तो हम यही टेस्ट करते हैं बस यार। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका यूआरएल मांग लेंगे एपीआई का, और क्या ले लेंगे, यूजर नेम ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, मेथड। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वहां से क्या आएगा, पहले हम चेक करेंगे रिस्पांस कोड। अगर रिस्पांस कोड क्या आया, 400 या कुछ और आया, तो इसका मतलब है दिक्कत कहाँ है, मतलब क्लाइंट साइड से या ये दिक्कत पता चल जाएगी। अगर 200 आया तो इसका क्या मतलब है, सक्सेसफुल हो गया। अब जो रिस्पांस आया है, अब हम चेक करेंगे उसमें जो डेटा आया है वो ठीक आया है या नहीं। गलत भी तो आ सकता है, गलत भी तो
आ सकता है कि नहीं? अगर डिफेक्ट हो, अगर डेवलपर ने सही से कोड नहीं किया होगा तो रिस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है? तो हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? रिस्पॉन्स कोड टेस्ट करोगे और रिस्पॉन्स का क्या टेस्ट करोगे? डेटा। डेटा कितना होगा? थोड़ा भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिखाया था ना, शूज सर्च किए थे तो 9 लाख जूते दिखा रहा था फ्लिपकार्ट में। अगर उसके लिए सर्च की जो एपीआई होगी हिट करोगे तो रिस्पॉन्स में 9 लाख जूतों की डिटेल जैसा में आ रही होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको कल बता दी गई थी, है ना? और उस पर रजिस्ट्रेशन किया आप लोगों ने? हुआ कि नहीं हुआ? है? नहीं किए सब लोग? करो यार इसको। तो उसमें दिक्कत आई? क्या करा? अच्छा अच्छा, क्यों यूज किए? तो तुम लोग जब भी कोई पूछे क्यों यूज कर रहे हो या कैसा है, तो उस सिचुएशन में कह देना कि अभी इवैल्यूएशन या टेस्टिंग के पर्पज से क्या कर रहे हैं, हमें कर लेना है, तो हम देख रहे हैं कि सीआरएम तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इवैल्यूएशन कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इसीलिए तो एक आध महीने का फ्री देते हैं कि भाई जिसे खरीदना है पहले क्या करे, वो इवैल्यूएट करके। अक्सर देखो सॉफ्टवेयर के पास एक फ्री प्लान होता है कि 1 महीने तक आप फ्री प्लान पहले ले लो, पहले आप चेक कर लो आपके काम के लायक है भी, तो वही कह दो हाँ इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। और अब एपीआई को लेके वैसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है चीजें? एक काम और देखते हैं। तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तो हो गया था, हमने आई थिंक सब कुछ बता ही दिया था। पेज फैक्ट्री है, याद रखना जो जो बताए भाई, जो 5-6 क्वेश्चन बताए थे ना इसके, भाई देखो लिख दे रहे हैं, ये तो एकदम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को एक्सप्लेन करना। देखो ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, भाई लिख देते हैं। एक ये एक्सप्लेन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, तो मतलब कैसे इसे इंप्लीमेंट करते हो। दूसरा क्वेश्चन है क्या, बेनिफिट्स ऑफ, वही शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये गए हैं। और पेज फैक्ट्री वर्सेस, मतलब वैसे कोई ऐसा एक दूसरे के विरोधी ये नहीं है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर पेज फैक्ट्री नाम की क्लास यूज होती है जो सेलेनियम की तरफ से हमें दी गई। ये 3 क्वेश्चन। और हाउ यू आर मैनेजिंग योर पेज ऑब्जेक्ट्स, पेज, हाँ ठीक है, पेज डेवलपमेंट। यहाँ जिक्र आएगा किसका, कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवा रहे हैं ना पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। तो ये 4 क्वेश्चन भाई पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में जरूर तैयार करना, यही चाहिए, ही पूछेंगे। और आई थिंक क्या पूछेंगे, चलो ये 4 चीज तो पहले एकदम तैयार करके रखो। ये 4 क्वेश्चन सबसे बेसिक है। अच्छा ये बताओ, अच्छा तुम्हारे इसमें डेटा कहाँ से कैसे इस्तेमाल हो रहा है? जैसे ये मेरे टेस्ट केस ऑटोमेट हुए हैं ना, बोलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं? यहाँ हमने देखो लॉगिन किया है और इसके बाद क्या किया है, काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखो। और ये जो क्रिएट अकाउंट में क्या कर रहे हैं, फिलअप अकाउंट इन्फो ना, और फिलअप अकाउंट इन्फो में ये फोन नंबर भेज रहे हैं कि नहीं, क्या क्या भेज रहे हैं, फिलअप अकाउंट इन्फो में क्या क्या भेज रहे हैं बताओ पहले। इन्फो में हम अकाउंट नेम भर रहे हैं, क्या
अकाउंट नेम और फोन नंबर। अकाउंट नेम कहां से ले आ रहे हैं हम? रैंडम, बताया था ना एक आप लोग को, रैंडम जो हर बार क्या देगा, एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा। जैसे यहाँ 7 भेजे हैं तो 7 अक्षर का एक रैंडम क्या बनाएगा, एक नाम बनाएगा, और वही नाम ठीक है। लेकिन यहाँ क्या यूज किए हो? फोन नंबर, फोन नंबर यूज किए हो ना। फोन नंबर कहाँ लिखे हो? स्क्रिप्ट के अंदर ना। अच्छा और देखो जरा, अच्छा इस टेस्ट केस में हमने कितने डेटा भरे हैं ये बताओ पहले। तो हम अकाउंट बना रहे हैं, इसमें कितने डेटा फिलअप कर रहे हैं? 2 कर रहा है ना। क्या वो भाई? तो क्या बता रहे थे यार? इस टेस्ट केस में कितने डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 ना। लेकिन अकाउंट में कितना डेटा डाल सकते हो? बहुत है ना, 15-20 डेटा। अगर सही से ऑटोमेट करोगे सिनेरियो तो सारी फील्ड्स में वैल्यू डालोगे कि नहीं डालोगे? देखोगे ना कि सारी फील्ड्स सही से वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। और कितनी वैल्यूज है बताओ? 20 है। तो 20 लाइनें यहां लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और उन 20 लाइनों के अंदर, अच्छा हमने तो पेज फैक्ट्री बता दिया है ना, अब तो इस तरह से करने की आपको जरूरत नहीं है ना। याद है कि नहीं ये बात? अब तो एलिमेंट आप कहाँ रख रहे हैं? सबसे ऊपर ना। जैसे अकाउंट नेम रखे हो वैसे ही किसका रख सकते हो? उनका भी रख सकते थे ना। कैसे? ऐसे ही मैनेज करते हो ना। ऐसे ही मैनेज करते हो ना। हमारे एलिमेंट्स ऐसे ही मैनेज होते हैं ना। तो ऐसे ऐसे 20 लाइनें लिखोगे कि नहीं? और हर लाइनों में क्या रहेगा? जैसे कहीं किसी ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सेलेक्ट कर रहे होगे तो डेटा डाल रहे होगे ना। किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ, जैसे फर्स्ट नेम, फोन नंबर, फैक्स नंबर, कितनी चीजें थी वहां पे? वो कितनी चीजें हैं? मार्केटिंग में क्रिएट अकाउंट करो तो बताओ कितनी चीजें भर पाओगे? क्या क्या है बताओ? अकाउंट नेम, फोन, फैक्स, ईमेल, टिकर सिंबल, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग पोस्ट बॉक्स, शिपिंग पोस्ट बॉक्स, बिलिंग सिटी, शिपिंग सिटी, कितनी चीजें। ये तो है देखो क्या, बेसिक इंफॉर्मेशन। और एक और क्या है? मोर इंफॉर्मेशन। तो बताओ ऐसी 25-30 चीजें भरनी है कि नहीं? और अभी तक तुम्हारा अप्रोच ये रहा है कि तुम डेटा सीधे ऐसे भर देते हो। डेटा ऐसे सीधे भर देते हो कि नहीं? ये अप्रोच गलत है। इसे बोलते हैं क्या? अगर ऐसा जब कभी कर रहे हो तो कहेंगे कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हार्ड कोडेड डेटा यूज कर रहे हैं। किसी भी फ्रेमवर्क में ये कमी नहीं होनी चाहिए जो अभी हमारे फ्रेमवर्क में है। हमारे फ्रेमवर्क में जो भी डेटा हमने इस्तेमाल किया है डायरेक्ट यहीं पे इस्तेमाल किया है कि नहीं? जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी भी डायरेक्ट डेटा ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। बात समझ में आ रही है? जानते हो ये डेटा हमें कहीं डेटा हमको यहाँ एक्सेल में रखना है। हमें डेटा यहाँ जो लिखे हो ना सेंड कीज में, यहाँ पे भेज रहे हो ना फोन नंबर, जैसे यहाँ भेजोगे एड्रेस और दुनिया भर की इंफॉर्मेशन। जैसे एड्रेस वाले के लिए क्या करोगे? ऐसे। और फिर क्या करोगे? यहाँ किसका एलिमेंट यूज करोगे? एड्रेस वाला। अभी हम नहीं बनाए हैं लेकिन जैसे लिख दे रहे हैं।
और फिर यहाँ क्या भेजोगे, एड्रेस। ऐसे डेटा अगर इस्तेमाल करोगे तो इसके सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, ऐसे डेटा को बोलते हैं हार्ड कोडेड डेटा। मान लो जब तुमसे कहेंगे दूसरा अकाउंट बनाओ और एड्रेस या सिटी चेंज करो, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, बार बार इसी स्क्रिप्ट को जाके क्लास को मेथड को ढूंढोगे और क्या करोगे, चेंज करोगे ना। कहेंगे नया अकाउंट बनाओ, इसमें सिटी दिल्ली यूज करो, इसके बाद कहेंगे एक नया बनाओ जिसमें क्या यूज करो, मुंबई यूज करो। तो बार बार कहाँ जाओगे तुम, यहीं पे जाओगे ना। जैसे मान लो जैसे यहाँ सिटी है, जैसे पहले हम क्या डाले हैं दिल्ली, बाद में कहेंगे हमें मुंबई के लिए करो, तो क्या करेंगे, हम अकाउंट बनाओ जिसमें क्या सिटी डालो, मुंबई। तो यहाँ जाके क्या चेंज करेंगे, हम दिल्ली को हटा के क्या करेंगे, मुंबई। या मान लो हमसे ये टेस्टिंग करने को कह दिया जाए कि भैया एक काम करो, 100 अकाउंट बना दो। कितने, 100 अकाउंट, और 100 में अलग अलग इंफॉर्मेशन डाल दो कि किसी इसमें सिटी मुंबई डालना, किसी में दिल्ली डालना, किसी में क्या डालना। तो कैसे बनाओगे अभी तो तुम्हारा अप्रोच ये होगा, पहले एक चलाओगे, यहाँ मुंबई सब भरोगे, फिर क्या करोगे, चलाओगे, फिर क्या करोगे, यहाँ चेंज करोगे, फिर चलाओगे, ऐसे करके करोगे ना। ये सही अप्रोच नहीं है। डेटा याद रखना, जो भी डेटा का मतलब क्या है, जो, अच्छा एक चीज और देखो, ये समझ में आ रहा है क्या होता है, टेस्ट डेटा किसे कहते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हम जिस डेटा को इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट। जैसे यहां पे जो हम अकाउंट नेम डालेंगे वो भी क्या है, टेस्ट डेटा। जहां फोन नंबर डालेंगे ये भी क्या है, टेस्ट डेटा। टेस्ट करने के लिए इसमें डेटा डालेंगे ना, लेकिन तो मतलब क्या है, कुछ काम करने के लिए टेस्ट डेटा की जरूरत पड़ती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए टेस्ट डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस अकाउंट नेम में वैल्यू डालने के लिए टेस्ट डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। फोन में चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। लेकिन कैंसिल पे क्लिक करने में चाहिए, नहीं चाहिए ना। तुम लोग को देखे ही हो, सेंड कीज करने में टाइम पे तुमको क्या चाहिए होता है, डेटा ना। और कब चाहिए होता है डेटा, बताओ अच्छा पहले। डेटा की जरूरत अक्सर तुम्हें कब पड़ती है, अक्सर तुम्हें डेटा की जरूरत तुम देखते हो पड़ती है कहाँ, पड़ती है सेंड कीज वाले सिनेरियो में, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ तो डालोगे। और दूसरा पड़ता है किसमें, ड्रॉप डाउन में भी तो वैल्यू सेलेक्ट करते हो, तो वहां भेजते हो ना, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, और विजिबल टेक्स्ट भेजते हो कि नहीं भेजते हो, वो भी क्या है, टेस्ट डेटा। टेस्टिंग के लिए जो डेटा हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा। और अभी तुम्हारे फ्रेमवर्क में ये कमी है कि तुम्हारा टेस्ट डेटा तुम्हारी स्क्रिप्ट के अंदर है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो आपका टेस्ट डेटा है वो कभी भी स्क्रिप्ट के अंदर, जैसे अभी तक आप लोग कैसे बताओ लॉगिन करते थे आप लोग, देखो सीधे सेंड कीज में डाल देते थे ना भाई, यूजर नेम और क्या, पासवर्ड, एडमिन यूजर नेम पासवर्ड सीधे डालते थे ना। तो भैया ये गलत है, यहाँ डालना डेटा यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा अब दो चीज और समझ, ये क्या है, अच्छा मेथड्स के अंदर क्या होता है, कोड होता है। मेथड्स के अंदर क्या होता है, चलो भाई कोड होता है। कोड किस लिए लिखा जाता है, किसी काम को करने के लिए, या कह सकते हैं कि किसी लॉजिक को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। भाई मेथड्स बनाते हैं, अंदर कोड लिखते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, लॉजिक। तो अब तुम देखो तुम्हारे मेथड में क्या क्या, यही तो लॉजिक है कि यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, ये लॉजिक है। लेकिन इस लॉजिक को पूरा करने के लिए इसमें डेटा की भी जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तो याद रखना तुम्हारे जो अभी मेथड्स हैं इनके अंदर लॉजिक भी है और प्लस क्या है, टेस्ट डेटा भी। कोड तो है ही, कोड ही तो लिखा गया लॉजिक को भाई। वो लॉजिक को करने के लिए, लॉजिक को काम करने के लिए तुमने क्या बनाया, कोड लिखा, और उस कोड में क्या क्या है तुम्हारे पास, लॉजिक है और प्लस क्या है, टेस्ट डेटा। लेकिन अब आपको दिमाग में ये रखना है कि आपके टेस्ट केसेस में या आपके मेथड्स में सिर्फ लॉजिक होना चाहिए, डेटा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ एडमिन लिखे हो ना, ये गलत लिखे, जो यहाँ एडमिन लिखे हो ये क्या लिखे हो, गलत लिखे हो, यहाँ नहीं लिखना चाहिए।
यहां तुमने क्या किया है, लॉजिक और टेस्ट डेटा दोनों को रख दिया, लेकिन कोड में सिर्फ क्या होना चाहिए, लॉजिक, डेटा नहीं होना चाहिए। फिर डेटा, लेकिन डेटा की जरूरत तो पड़ेगी। ये सही तरीका ये कहता है कि आप बनाओ एक एक्सेल शीट, आप बनाओ क्या, एक एक्सेल शीट, और इस एक्सेल शीट के अंदर रखो क्या, डेटा। जैसे अगर मान लो अभी बनाए, करें, और यहां पे एक क्या बना दो, ध्यान से देखो, एक एक्सेल शीट बना दे। नाम क्या रखा हमने इसका, लॉगिन पेज। और यहाँ पे ध्यान से देखना, बना दें नेम, और क्या बना दें, पासवर्ड। यूजर नेम, एक एप्लीकेशन में एक ही यूजर नेम पासवर्ड होता है, कई हो सकते हैं ना। इसी वी टाइगर में भी तुम जाके अंदर 2-4 क्या बना सकते हो, यूजर बना सकते हो। मान लो मेरे पास 3-4 यूजर, ऐसे इस तरह से डेटा एक्सेल शीट। और ध्यान दो, अब बताओ तुम कौन सा यूज करना चाहते हो। तुम्हारे पास मान लो 2 यूजर नेम 2 पासवर्ड, तो एक रो में एक रख दिया है, दूसरे में दूसरा। जब तुम्हारा पहले एडमिन से टेस्टिंग करना होगा तो इसको यूज करोगे, जब दूसरे यूजर से टेस्ट करना होगा तो इसको यूज करो। ऐसे ही तुम्हारे ऑटोमेशन वाले टेस्ट केस भी, मान लो किसी टेस्ट केस में तुम चाहोगे कि ये लॉगिन किससे करे, एडमिन से करे, और किसी टेस्ट केस में तुम चाहोगे कि ये लॉगिन किससे करे, राहुल और XYZ से करे। 2 है ना, ध्यान से देखना। इसी वजह से एक कॉलम और रहेगा, क्या लिखा है, डेटा आईडी, और इसकी कुछ वैल्यू होगी। जैसे क्या जानते हो, मान लो हम यही लिख दे रहे हैं, लॉगिन अंडरस्कोर 001, लॉगिन अंडरस्कोर 002, ऐसे इस तरह से डेटा रखोगे, और इस डेटा को कहीं मान लो सेव कर दो, चलो ठीक है, अच्छा। और इसके बाद यहां जो तुम एडमिन लिख रहे हो, एडमिन लिखे हो ना, एडमिन नहीं लिखोगे, यहां लिख दोगे क्या, कॉलम का नाम। रख दोगे क्या, कॉलम का नाम, और जहां पासवर्ड देना है वहां भी लिख दोगे कॉलम का। ऐसे ऑटोमेट। अब सही है, अब क्या है ये, अब सही। लेकिन अभी तो ये नहीं चलेगा ना, अभी तो ये सेंड कीज में क्या इस्तेमाल करेगा, यूजर नेम। तो इसी के लिए अलग से अभी हमें एक क्लास बना के कोड लिखना होगा। तो एक ऐसा कोड लिखेंगे जिसका काम ही ये होगा, जब सेंड कीज करना हो तो वो पढ़े क्या, हाँ मतलब पढ़े क्या, कॉलम का, बस कॉलम का नाम दो, अपने आप ये जाए कॉलम के नीचे जो डेटा हो उसे इस्तेमाल। अब तुम्हारा डेटा हार्ड कोडेड नहीं होगा। तुम बताओ, यहाँ कहीं एडमिन लिखा है, यहाँ कहीं एडमिन लिखा है। कल को हमें चेंज करना है तो हमें यहाँ आके चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कहाँ जाना है, मान लो इसी को चेंज करना है, इसी को करना है ABCD, तो यहाँ चेंज करना है। हम कुछ ऐसा कोड लिखेंगे जो मेरा कोड क्या करेगा, एक्सेल शीट से यूजर नेम के नीचे जो डेटा होगा उसको उठा के लाएगा। तो ये जो आपको अब कहोगे कि आपका जो ये है, हमने जो मेथड बनाया है इसमें सिर्फ क्या है, लॉजिक है, इसमें डेटा नहीं है। डेटा कहाँ है, एक्सेल। और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेल के कॉलम का नाम। क्लियर है ये बात कि नहीं, पहले बताओ।
भाई ये चीज समझिए आपको। अब आपको ये भी देखना है कि टेस्ट डेटा कैसे मैनेज करना है। मतलब जो टेस्ट केसेस में डिफरेंट टाइप का क्या लगेगा, जो डिफरेंट टाइप का डेटा टेस्ट केसेस में क्या होगा, जो डिफरेंट टाइप का डेटा टेस्ट केसेस में क्या होगा, यूज होगा। ठीक, हाँ भाई ये चीज समझो भाई। सबसे पहले अब से डेटा आएगा, कहाँ रखोगे तुम, एक्सेल शीट, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, लॉजिक रहेगा। और डेटा सब कहाँ से आएगा, एक्सेल से आएगा। कल को तुम्हें चेंज करना होगा डेटा, तो तुम्हें स्क्रिप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे क्या खोलोगे, एक्सेल खोलोगे और डेटा क्या कर दोगे, चेंज करो। वो अलग से